तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, चेक बाउंस केस एक क्रिमिनल केस होता है। आज एक ऐसा केस लॉ के बारे में आपको बताऊंगी, सुप्रीम कोर्ट केस, जहां पर एक सक्सेसफुल चेक बाउंस केस के बारे में सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेनेशन खुद दे रहे हैं। अभी किस तरीके से ये अपने केस पर लागू कर सकते हो, क्या है इसका फैक्ट्स, किस तरीके से आम जनता के लाइफ में ये इफेक्ट करने वाला है, सब कुछ जानेंगे डिटेल में इस वीडियो में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये केस लॉ है, सबसे बड़ा डिसीजन में से एक है। वो कहते हैं ना कि चेंज इज कांस्टेंट। ये वाला केस बिल्कुल ऐसा ही एक केस है जो इसको लैंडमार्क बनाता है। भारी भरकम इनकम टैक्स रिटर्न को इंपॉर्टेंस दिया गया। तो आइए चलिए जान लेते हैं कौन सा इसका फैक्ट्स। लेकिन उससे पहले प्लीज एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसको शेयर कीजिएगा। कुछ नहीं चाहिए आपसे, ऐसे सिंपल, सरल और सुंदर भाषा में कानूनी ज्ञान आपके बेनिफिट में आए, यही हम लोग बताते रहते हैं। तो केस का नाम है श्री दत्तात्रेय वर्सेस शरणप्पा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दत्तात्रेय कंप्लेनेंट पार्टी है और शरणप्पा अभियुक्त यानी कि रेस्पोंडेंट। फैमिली का बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये कह करके शरणप्पा दत्तात्रेय से 2 लाख रुपए उधार लिए थे। ये भी कहा गया था कि 6 महीने के अंदर अंदर पैसा को वापस कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब लोन लेने के वक्त एक एग्रीमेंट भी साइन करी गई थी। इसी बीच में क्या होता है, पैसा मांगा जाता है और वो पैसा देने के लिए एक चेक ड्रॉ करके देते। वो चेक लेके चले बैंक ऑफ इंडिया के पास। 22 अक्टूबर 2013 को इनकैशमेंट के लिए चेक को लेके गए थे। अभी बैंक वाले बोले कि ये रहा चेक मेमो डेट, चेक हो गया है बाउंस इनसफिशिएंसी ऑफ फंड के कारण। अभी ध्यान से समझे, चेक तो इशू हो गया था, लेकिन कहा जाता है चेक तो मैंने इशू करी थी मल्लिका अर्जुन को देने के लिए, दत्तात्रेय को देने के लिए नहीं। फर्स्ट। नंबर 2, इनकम टैक्स रिटर्न में भी कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कि इस अमाउंट का लोन दिया गया है। नंबर 3, 5,000 रुपए इनकम है, लोन देने में अक्षम है, उदाहरण था। मतलब कि कहा गया दत्तात्रेय का कोई कैपेसिटी ही नहीं है कि वो मेरे को लोन दे सके, यानी कि उसके पास पैसा देने के लिए है ही नहीं। लोन देने के लिए भी तो एक आर्थिक कैपेसिटी होना चाहिए, इसके ऊपर सवाल उठाया गया। अभी यहाँ पर जरा ध्यान से समझिएगा, इसीलिए मैं इतनी बार एम्फसाइज कर रही हूँ। तो लोन देने में असमर्थ है और इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ भी मेंशन नहीं है लोन के बारे में। क्या ये दोनों में कोई कनेक्शन है? यही था आगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास डिसाइड करने के लिए। अभी इसी बीच में दत्तात्रेय एक लीगल नोटिस भेजते हैं पैसा डिमांड करके। शरणप्पा को 15 दिन का समय दिया जाता है। कहा जाता है कि पैसा लौटाओ या फिर क्रिमिनल केस का सामना करो, लेकिन वो पैसा लौटा नहीं पाते और मैटर पहुंच जाता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास 420 के साथ। जब ये केस चल ही रहा था, शरणप्पा एक रिप्लाई भेजता है, यानी कि डिमांड नोटिस का जवाब में। एब्सोल्युटली बेसलेस है, लोन देने जैसा कुछ हुआ ही नहीं था, किसी भी प्रकार का चेक बाउंस नहीं हुई है, कंप्लेंट का कोई बुनियाद ही नहीं है। ट्रायल कोर्ट को ये सारा का सारा चीज बताया जाता है। ट्रायल कोर्ट को बताया जाता है 2012 साल में ये चेक को बनाया गया था मल्लिका अर्जुन को देने के लिए। मल्लिका अर्जुन पैसा तो देता नहीं है, वो गाँव छोड़कर ही भाग जाता है। लेकिन ट्रायल कोर्ट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर पूछे कि अगर ये चेक अब मल्लिका अर्जुन को देने के लिए बनाए थे तो दत्तात्रेय के हाथ में कैसे लगा ये चेक, कैसे लगा, लैंड कैसे किया उसके हाथों, ये अभियुक्त बोल नहीं पाता है। कोर्ट फर्दर ऑब्जर्व करते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न में दत्तात्रेय कुछ दिखाया भी नहीं है कि लोन रिलेटेड 2 लाख रुपए दिया गया था। तो ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए बेकसूर खलास किया जाता है, अभियुक्त के फेवर में राय चला आता है। तो जरा देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न को ज्यादा तवज्जो दिया गया। अभी देखिए, ये लोग चुप तो नहीं बैठेंगे, सीधा मैटर को लेके जाते हैं हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील मूव कर दिया जाता है। अभी यहीं पर हाई कोर्ट भी यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के साथ समर्थन जता देते, यानी कि बेकसूर खलास का जो ऑर्डर है उसके साथ ही समर्थन कर देते। हाई कोर्ट मेनली 2 रीजन के ऊपर बेस करके जजमेंट पास किए थे। 139 एनआई एक्ट का जो प्रिजम्पशन है रिबार्टेबल वन, यानी कि खंडन करने लायक, यानी कि प्रूफ करनी पड़ेगी लोन देने का सामर्थ्य है दत्तात्रेय का। प्रतिवादी ने जो तर्क दिया था, अपीलकर्ता को यह साबित करना होगा कि उसके पास ऋण देने के लिए पर्याप्त धनराशि है, ये वो प्रूफ नहीं कर पाता है। नेक्स्ट, आईटी रिटर्न में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है लोन ट्रांजैक्शन के बारे में, और इसी के साथ जो एग्रीमेंट दोनों पार्टीज के बीच में हुई थी उसका कोई भी सस्टेनेबिलिटी नहीं है कोर्ट के नजर में। तीनों के तीनों चीज को कंप्लेनेंट पार्टी साबित नहीं कर पाते हैं और कोर्ट
कंप्लेंट को खारिज कर देते हैं। 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में लीगली एनफोर्सेबल डेट को दिखाना पड़ता है। ये एक नेसेसरी इंग्रेडिएंट है सेक्शन 138 एनआई एक्ट में, और यहीं पर मैटर आगे चला जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। ये एक वेलकमिंग जजमेंट है। भारी भरकम 6 प्रिंसिपल्स यहाँ पर बताया गया है, लेकिन टेंशन नहीं, आपके लिए मैं सरल भाषा में बता देती हूँ। यही चीज इसको लैंडमार्क बनाता है, अमेजिंग जजमेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन नंबर 1 क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दोनों तरफ के मैटर को समझ करके ये कहे कि देखिए, जनरली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हाई कोर्ट के डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करते हैं। जहां पर एक्विटल दिया जा रहा है मल्टीपल कोर्ट्स के द्वारा, ट्रायल कोर्ट भी बेकसूर खलास किए और हाई कोर्ट भी बेकसूर खलास किए, तो मल्टीपल कोर्ट्स के द्वारा बेकसूर खलासी किया जा रहा है। ऐसे केसेस में ना एक्विटल को कन्विक्शन में बदलने के लिए ना बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ता है। नंबर 1, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस मजबूत हो जाती है जब एक से ज्यादा कोर्ट्स के द्वारा बेकसूर खलास करने का ऑर्डर पास किया जाता है। तो नंबर 2, कोर्ट ज्यादातर केसेस में एक्विटल को कन्विक्शन में तब्दील नहीं करते हैं अगर वहां पर कोई कानूनी त्रुटि या फिर मजबूत एविडेंस सामने नहीं आ रहा है तो, क्योंकि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको अधिकार देता है पर्सनल लिबर्टी का। अगर मिसकैरेज ऑफ जस्टिस देखा जाता है तब जेल देने के बारे में सोचा जा सकता है बेकसूर खलास का ऑर्डर कैंसिल करके। चौथा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर ट्रायल कोर्ट के द्वारा, निम्न अदालत के द्वारा कोई गलत अप्रोच किया गया है, यानी कि गलत तरीके से फाइंडिंग बनाया गया है, तब किया जा सकता है। लेकिन ऐसा यहाँ पर हुआ नहीं था, जैसा कि फैक्ट्स को गलत समझ लेना, एविडेंस को प्रॉपर्ली इवैल्यूएट ना कर पाना, रिबर्ट करने के वक्त। लास्ट और आखिरी, मैनिफेस्टली अनजस्ट, कानूनी त्रुटि है, फेलियर ऑफ जस्टिस है, नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया गया है, तब बेकसूर खलास हो सकता है कन्विक्शन में तब्दील। तो इस केस में खारिज ही किया जाता है केस को और एक्विटल ही दिया जाता है। यहीं पर दत्तात्रेय के द्वारा जो मिस्टेक हुई थी, क्या पता चला आपको? सबसे इंपॉर्टेंट, इनकम टैक्स फाइल में जरूर इसको मेंशन कीजिएगा। आपके मन में कॉन्फिडेंस हो सकता है कि मैं तो जीत जाऊंगा, सब कुछ मेरे फेवर में है, और बाद में कोर्ट में जाकर के पता चल सकता है वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, ये क्या हो गया, ठीक है ना। तो इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर इसको मेंशन कीजिएगा। इससे क्या होगा पता है? लीगली एनफोर्सेबल डेट, मतलब कानूनी रूप में आपको पैसा मिलना है, ये मजबूत हो जाएगा, प्रूफ करने में आसानी हो जाएगी। सेक्शन 138 में ना लीगली एनफोर्सेबल डेट प्रूफ करना पड़ता है। जस्ट अ सजेशन, अगर आपके केस में ये लागू हो रहा है तो फिनेंशियल कैपेसिटी में सवाल उठाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस फैक्ट को कंसिडरेशन में लिए थे। प्लस इसी के साथ क्रॉस एग्जामिनेशन के वक्त उल्टा सीधा स्टेटमेंट दिया जा रहा था, यानी कि कंप्लेनेंट कंप्लेंट पर कुछ और कोर्ट में खड़े होकर के कुछ और बोल रहे हैं। यही फैक्ट उनके मैटर को कमजोर बना दिया था। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करते हो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है कि लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूर इसको शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।